Good morning, dear students. So today we are going to discuss about one more concept of non-Mendelian inheritance, that is multiple allelism. So first of all, what is multiple allelism? It means presence of more than two alleles of a gene to govern same character. किसी एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए यहाँ पे या तो उस कैरेक्टर की इफेक्ट शो करने के लिए यहाँ पे एक दो से ज्यादा अलील प्रेजेंट अगर है तो दिस कंडीशन इज नोन एज मल्टीपल एलेलिज्म। और ये अलील्स पॉपुलेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल सेल में तो किसी भी जीन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही अलील हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वी आर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो फिर वहां पे किसी ऐसे कैरेक्टर के लिए दो से ज्यादा अलील भी हो सकते हैं। और ऐसा एक बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे सामने है, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए यहाँ पे हमारे लिए तीन अलील है, IA, IB एंड द स्मॉल I1। ओके, तो ये तीन अलील एक साथ मिलके एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को गवर्न करते हैं। In an individual, only two alleles are present. वो अभी मैंने आपको बताया। Multiple alleles can be found only in a population. So multiple allelism एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आप जेनेटिक का बोल सकते हो which is part of population genetics। ये बार बार आ रहा है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हाइपोथेटिकली सभी के जीनोटाइप बताए गए हैं ब्लड ग्रुप के लिए, और इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो कोडोमिनेंस में ये ब्लड ग्रुप के बारे में वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं अगर मल्टीपल एलेलिज्म अगर है किसी एक जीन के लिए, तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस वहां पे पॉसिबल होते हैं। फाइन। The fourth non-Mendelian inheritance pattern is polygenic inheritance. Polygenic inheritance में क्या होता है? It is inheritance in which some traits are controlled by several genes. और ये जो genes है उसको हम क्या बोल रहे हैं? Multiple जीन्स। इसको आप मल्टी जीन इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, इसको आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो मल्टीपल एलेलिज्म में एक से ज्यादा अलील एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। वहां पे जीन एक ही है, मल्टीपल एलेलिज्म में जीन तो एक ही है, उसके आइसोफॉर्म्स दैट इज अलील्स दो से ज्यादा है। यहाँ पे एक से ज्यादा जीन है तो अलील तो ऑब्वियसली दो से ज्यादा हो ही जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर। ओके, तो ह्यूमन स्किन कलर जो है वो एज वेल एज ह्यूमन हाइट एज वेल, वो भी मल्टीपल जीन्स का ही एग्जांपल है। अगर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते तो ये दोनों कैरेक्टर्स हमें कैसे देखने मिलते हैं? तो ये दोनों कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा दो या तीन कैरेक्टर हो सकते थे, दो या तीन ट्रेट में ये स्किन कलर और ह्यूमन हाइट हो सकती थी। लेकिन दो से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे हमें पूरी एक रेंज मिलती है। ओके, हाइट और स्किन कलर में पूरा एक रेंज कवर होता है। ओके, इट कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको ऐसा देखने मिल सकता है
influence of environment is also possible in case of polygenic inheritance. आप देखिए स्किन कलर, तो जहाँ पे टेम्परेट जोन्स है, सनलाइट स्कॉर्चिंग है, वहां पे स्किन कलर मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा होता है. जहाँ पे वो नहीं है स्कॉर्चिंग सनलाइट वगैरह, वहां पे स्किन कलर इतना डार्क नहीं होता है. ओके, पिगमेंटेशन बहुत कम होता है, फेयर होता है, राइट. जैसे यूरोपियन कंट्रीज आप देख लीजिए, राइट. हाइट के लिए भी ऐसा ही है. ओके, यूरोपियन कंट्रीज में जो कंडीशन है वहां पे आप देखिए तो हाइटेड पीपल आपको ज्यादा देखने मिलते हैं. ओके, 6 feet अराउंड, मोर देन 6 feet. ओके, and if you are going through Southeast Asian countries, okay, Malaysia, Indonesia and all these countries, okay, Jakarta, तो वहां पे आपको हाइट बहुत कम देखने मिलेगी. ओके, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई. So in a polygenic trait, phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. यहाँ पे जो भी फिनोटाइप हमें देखने मिलता है, ओके, वो अल्टीमेटली एक से ज्यादा जीन की वजह से है. तो सभी जीन जो जो वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, उसका एडिशन होते जाता है. ओके, मतलब अगर एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, अगर 2 जीन गवर्न कर रहे हैं, जैसे स्किन कलर 3 जीन गवर्न कर रहे हैं. ओके, अगर एक ही डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली उसका स्किन कलर थोड़ा होगा डार्क, और 2 है तो उससे भी डार्क होगा. 3 जीन अगर वहां पे डोमिनेंट पैर में है तो सबसे डार्क कलर वहां पे होने वाला है. जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया गया है, assume that 3 genes A, B and C control human skin color. Dominant forms, that is A, B and C, responsible for dark skin color. अब ये एडिटिव वाला जो बोल रहे थे लास्ट स्लाइड में, उसका मीनिंग क्या है? अगर सिर्फ एक कैपिटल ए है तो स्किन कलर जो होगा उससे ज्यादा डार्क आपको ए और बी जब साथ में डोमिनेंट होते तब देखने मिलेगा. उससे भी डार्क आपको कब देखने मिलेगा? जब ए, बी और सी तीनों ही. तो एवरी जीन इज एडिंग द कलर, पिगमेंटेशन एड ऑन हो रहा है. ओके, तो पूरा रेंज, जैसे यहाँ पे इस एक फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है, वहां पे फेयर से लेके डार्क, ओके, पूरा जो है, ओके, रेंज. तो उसमें जब हम देखते हैं तो क्या होगा, सबसे लाइटेस्ट पिगमेंटेशन अगर यहाँ पे है तो ये सभी रिसेसिव हो सकते हैं, तीनों जीन, और यहाँ पे तीनों डोमिनेंट होंगे. सो इन दैट वे स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन. और पूरा जो बीच में जो पूरा रेंज बन रहा है ना, वहां पे कॉम्बिनेशंस आपको देखने मिलेंगे हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के. The recessive forms, that is small a, small b and small c, are coding for light skin color. Okay, genotype with all the dominant alleles, capital A, capital BB, capital CC, gives darkest skin color. क्योंकि सभी डबल डोमिनेंट हो रहे हैं, सभी homozygous dominant हो रहे हैं, that's why. Genotype with all the recessive alleles, that is small a, small b, b, small c, gives lightest skin color. Okay. Genotype with 3 dominant plus 3 recessive alleles gives intermediate skin color. Okay. तो इसका मतलब हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये एग्जैक्ट इंटरमीडिएट कलर होगा. Thus, number of each type of alleles in the genotype determine the darkness or lightness of the skin. कितने आपके पास डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है, आउट ऑफ 6 alleles, उसके हिसाब से आपके स्किन का डार्कनेस और लाइटनेस ये डिसाइड होने वाला है.
Okay, so this is about polygenic inheritance, and now pleiotropy. Pleo that is plural, एक से ज्यादा. ट्रॉपिक का मतलब होता है इफेक्ट. ओके, तो ये टर्म्स बहुत एक दूसरे के नियर अबाउट है, नेबर टर्म्स हैं ये सारे के सारे. मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टी जीन या पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस. ओके, इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, अच्छे से. सो हियर सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइप. यहाँ पे उल्टा हो गया, वहां पे ऐसा था लास्ट केस में पोलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर गवर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर गवर्न कर रहा है. ओके, so exhibits multiple phenotypic expressions. Such a gene is called pleiotropic gene. अगर कोई जीन ऐसा है जो एक से ज्यादा इफेक्ट को गवर्न कर रहा है, then it is known as pleiotropic gene. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको एक जीन दिखाया गया है. ओके, वो जीन जो है उसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं. इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, तीनों को ये गवर्न कर रहा है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways which contributes towards different phenotypes. Okay, तो pleiotropy में आपको क्या देखने मिलेगा? Mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathways. Okay, metabolic pathways के ऊपर उसकी इफेक्ट देखने मिलती है ज्यादातर केसेस में, और ये मेटाबॉलिक पाथवेज ऐसे हैं जो डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स एग्जिबिट करते हैं. डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स वो एग्जिबिट कर रहे हैं, वहां पे इसकी इफेक्ट हमें देखने मिलती है. फॉर एग्जांपल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, देन फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ उसके एग्जांपल हैं. ओके, प्लियोट्रॉपिक के. फिनाइल कीटोन्यूरिया का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. सो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है एंड सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, कॉमन है आपको यहाँ पे बताया गया है. द म्यूटेंट जीन हैज मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, दोनों में. और उसमें से फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो जीन डिफेक्टिव होता है उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं. और वो मल्टीपल इफेक्ट्स क्या है, तो इट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चाइल्ड में. ओके, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर कलर एज वेल एज रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन. ओके, एक और अच्छा एग्जांपल है इसके लिए, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट. So starch, which is synthesized effectively by gene B, okay, और अगर उसका कॉम्बिनेशन कैपिटल बी भी है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट अगर है ये प्रेजेंट स्टार्च सिंथेसिस के लिए पी प्लांट में, तो इट कैन प्रोड्यूस लार्ज स्टार्च ग्रेन्स. ओके, इट कैन प्रोड्यूस लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स. ओके, स्मॉल बी बी अगर कॉम्बिनेशन है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, इट हैव lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. अगर small BB combination होगा तो फिर starch synthesis कम हो जाएगा, और जो granules भी produce होने वाले हैं वो भी small size के होंगे. Starch grain size also shows incomplete dominance. Okay, ये जो grain size है large और small, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हमें देखने मिलता है. क्या देखने मिलता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस वाला अगर कोई प्लांट है, मतलब जहाँ पे लार्ज साइज के ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैपिटल बी बी डोमिनेंट प्लांट, और लेसर स्टार्च सिंथेसिस वाला मतलब स्मॉल बी बी होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसा अगर कोई प्लांट है, इन दोनों का मैटिंग होगा
तो जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है दैट इज हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी, वो इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन बना रहा है, इंटरमीडिएट साइज के। ओके, आइडियली क्या होता, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फुलफिल होता तो फिर यहाँ पे लार्ज साइज के सीड्स मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही स्मॉल साइज के मिले। इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, फाइन। और इसी में एक और भी है शेप के लिए भी, वो प्लियोट्रॉपिक बोल रहा है ना, तो जीन बी जो है वो प्लियोट्रॉपिक कैसे हुआ यहाँ पे, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही सिर्फ एग्जांपल हमने देखा, लेकिन दूसरा भी एक कैरेक्टर ये गवर्न करता है जीन बी, दैट इज शेप। ओके, राउंड एंड रिंकल, राइट। तो राउंड शेप के ग्रेन्यूल्स, ओके, अगर कैपिटल बी भी होगा तो राउंड, और स्मॉल बी भी होगा तो वो रिंकल बनाएगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तब भी वो राउंड बनाएगा। आप देखिए, एक के लिए वो कंप्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, और दूसरे ट्रेट के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्रेन्यूल साइज की, तो जीन बी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट, और अगर हम बात करते हैं ग्रेन शेप की, तो फिर वो शो करता है कंप्लीट डोमिनेंस। ओके, सो इन दैट वे शेप और साइज दोनों गवर्न हो रहे हैं स्टार्च ग्रेन्यूल के। दैट्स व्हाई जीन बी इज प्लियोट्रॉपिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसलिए प्लियोट्रॉपिक नहीं है, ये क्लियर करिएगा। प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है एक से ज्यादा इफेक्ट गवर्न करना। फाइन, so we have completed with part 3 of our chapter, and now we are moving towards the part 4. part 3 तक हमने क्लासरूम स्टडी किया हुआ था। now part 4, part 4 is chromosomal theory of inheritance, chromosomal theory of inheritance। सो मेंडल ने तो बहुत पहले काम किया था। सो व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड? तो एक तो है कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके, व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड? अब इसको बायोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। His mathematical approach was new। जो उसने स्टेटिस्टिक डेवलप किया था जेनेटिक्स के लिए, वो बिल्कुल नया था। मैथ्स में तो इट वाज इन ट्रेंड, लेकिन उसको बायोलॉजी में ऐसे अप्लाई किया जाता है, वो पहली बार किसी ने किया, and that's why it was unacceptable by majority of the scientific community। Okay, third, the concept of genes at that time, it was factors as stable and discrete units could not explain the continuous variation। okay, तो मेंडल ने क्या बोला था, जो ये जीन्स है विच आर कोडिंग, मतलब उसने तब फैक्टर बोले थे, the factors which are coding the characters are stable and they are discrete units, they are discrete units। ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था because it was not matching with the evolutionary data। इवोल्यूशन का जो पूरा साइंस है उसके साथ ये सब मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंडल ने ये बोला कि ये जीन्स कांस्टेंट फ्लो होते हैं एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में, तो फिर वेरिएशन कहाँ से आए सभी ऑर्गेनिज्म में, नए नए वेरिएशंस डेवलप कैसे हुए, नए स्पीसीज कैसे डेवलप हुए, उसका आंसर उसमें से नहीं मिल रहा था। He could not give physical proof for the existence of factors, मतलब genes। okay, क्योंकि तब तो ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं थी, राइट।
ऐसी कोई टेक्निक थी ही नहीं कि जिससे आप डीएनए आइसोलेट कर सको, उसमें से जीन को स्टडी कर सको पर्टिकुलरली, और उस जीन का क्या हो रहा है, कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। जीन्स कहाँ पे है, वो फैक्टर्स है क्या, वो भी मेंडल ने नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी टेक्निक्स नहीं थी, तो फिजिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं था जो सबको दिखाई दे। इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस एंड स्टेटिस्टिक। और इसीलिए मेंडल ने कहीं पे अपने एक्सपीरियंस में लिखा हुआ भी है, उसके वर्ड्स है यहाँ पे, mein Zeit wird soon kommen। ओके, मतलब इसका मीनिंग है my time will yet come। ओके, और ये वर्ड सबको याद रखने चाहिए, सबके लिए है, राइट। और हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एक ही लैंडमार्क साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं कि जिसकी डिस्कवरीज में या इन्वेंशंस में आज तक एक वर्ड चेंज नहीं हुआ है, and though he was not a scientist, and still there is no single challenge made against Mendel's results। okay, in 1900 three scientists, ह्यूगो डी राइस, ये एमसीक्यू है और 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड का, ह्यूगो डी राइस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी राइस, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेरमार्क, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। तो मेंडल ने जो काम किया था in the second half of the 19th century, okay, उसको रीडिस्कवर किया गया इन द 1900, तब शुरू हुआ ये काम। ये 3 साइंटिस्ट ने अलग से, तीनों ने अलग अलग ये काम किया, ओके। और मेंडल ने जो भी काम किया था उसको वापस से परफॉर्म किया, सभी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, और फिर उसको रीएस्टैब्लिश किया। उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया दैट मेंडल वाज 100% करेक्ट, ही वाज बिफोर हिज टाइम, ओके। सो उसके आंसर में जो डेवलप हुआ, दैट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस? Chromosomal theory of inheritance is proposed by 2 scientists, Walter Sutton and Theodore Bowery. Walter Sutton and Theodore Bowery in 1902। क्या एस्टेब्लिश हुआ? तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक से हमारे सामने दिख रहा है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और अगर उस क्रोमोसोम को स्टडी किया जाए तो वो क्रोमोसोम एक्चुअली बना हुआ है डीएनए का, और उस डीएनए के ऊपर फिजिकल लोकेशन है जीन का। अब इसको रिवर्स में पढ़िए, एंड जीन्स जो है दे आर एक्चुअली कोडिंग फॉर अ कैरेक्टर। तो अगर कहीं पे कोई कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसका जीन प्रेजेंट है, और वो जीन कहाँ पे? डीएनए में है। डीएनए कहाँ पे है? तो डीएनए इज मेकिंग अप क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ पे है? तो सेल में है। तो इसका मतलब जहां जहां पे क्रोमोसोम जाएगा, क्रोमोसोम इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अ जीन, ऐसा आप बोल सकते हैं। जहां पे क्रोमोसोम जाएगा, ऑब्वियसली उस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम के साथ फिजिकली जा रहे हैं, ओके। बस क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें यही समझना है, मेंडल ने जो बताया था उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ये। So they said, Sutton and Bowery said that the pairing and separation of a pair of chromosomes lead to segregation of a pair of factors they carried। Sutton and Bowery ने क्या बताया?
एक तो क्रोमोसोम का जो पेयरिंग हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, इट इज लीडिंग टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब अलील्स। तो जब पैर में होते हैं तब अलील पैर में है वहां पे, जब सेपरेशन होता है तब अलील एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और स्टेटमेंट का पिक्चराइजेशन भी आपको स्लाइड में देखने मिल जाएगा अभी। Certain united chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance। तो सटन ने क्या किया, अपने जो ऑब्जर्वेशंस थे क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के, ओके, उसको मेंडल ने जो डिराइव किए थे रिजल्ट्स, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, उसके साथ उसको मर्ज किया और वहां से ये थियरी डेवलप हुई, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। फाइन, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यहां से निकल के आए। क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी, कैरियर्स आप बोल सकते हैं हेरिडिटी के, क्योंकि फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन कहाँ पे है, तो क्रोमोसोम के ऊपर है। दैट्स व्हाई जहां जहां क्रोमोसोम जाएंगे उसके ऊपर जो जीन बैठा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज व्हीकल बोला है ना, तो उसके ऊपर जो भी जीन लोकेटेड है, ओके, वो उसको फॉलो करेगा। अगर जीन फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जीन जिस कैरेक्टर को लेके चल रहा है वो भी इनहेरिट होने वाला है। दैट्स व्हाई क्रोमोसोम्स आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलोगस पेयर, ओके, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये ये पैटर्नल और ये मैटरनल है, तो दोनों एक ही क्रोमोसोम, लेकिन अलग किस लिए दिखा है, तो ये फादर से मिला हुआ है और ये मदर से मिला हुआ है, ओके, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इस क्रोमोसोम का क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इन द सेंस, आप याद करिए सेल साइकिल, एस फेज, एस फेज में ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे। रेप्लिकेट होंगे तो आप देखिए ये कंटेंट उसका डबल हो गया। क्रोमोसोम तो उतने ही है, ये 1 और 2 पैर है, और यहाँ पे भी 1 और 2 पैर हो गया। ये कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही है। ये 2C था, ये 4C हो गया। 2C मतलब 1C और ये 2C। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4C हो गया। कंटेंट, कंसंट्रेशन, C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, ओके, कंटेंट डबल हुआ है यहाँ पे। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, रेप्लिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल होता है, ओके, तो क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे। तो क्या डेवलप हुआ, आप देखिए, एक जो क्रोमोसोम था पहले वो बन गया क्रोमेटिड, इसलिए ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स, याद करिए, मियोसिस, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये भी हो गए एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे आपको होमोलोगस पेयर का एग्जाम्पल दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो रेड बेल्ट है, दैट इज जीन फॉर आई कलर। अब देखिए ये जीन फॉर आई कलर, यहाँ पे आप दोनों के ऊपर देख सकते हैं, ये आप देखिए दूसरा उसका जीन फॉर आई कलर, दोनों अलग दिखाए हैं, ओके, है तो आई कलर ही लेकिन पैटर्न अलग अलग होंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। देन जीन फॉर एंजाइम ए, आप देखिए यहाँ पे लोकेशन उसका यहाँ पे भी वही रहेगा। एंड जीन फॉर साइटोक्रोम सी, ओके, ये साइटोक्रोम सी का जीन है। तीन जीन का आपको लोकेशन दिखा है, ये फादर से मिले हुए हैं, ये जीन मतलब ये पूरा क्रोमोसोम फादर से मिला तो ऑब्वियसली जीन भी फादर से मिले हुए हैं। ये पूरा क्रोमोसोम मदर से मिला हुआ है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लोकेटेड जीन्स भी
मदर से ही मिले हुए हैं। होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो होमोलोगस पेयर जो होते हैं सॉरी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अभी तक हम क्या बोलते थे, याद करिए स्टेटमेंट, होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट अभी आया है। अभी तक हम ये बोलते थे अलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो आप समझ में आया, अलील्स कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर, और जब होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट होते हैं ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लोकेटेड अलील्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, देखिए पूरा पिक्चराइजेशन अच्छे से। ये आपका जीवन फेज का सेल है, अच्छे से समझिएगा इसको। ये जीवन फेज का सेल है, ये एक क्रोमोसोम का पेयर है और ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है। ये G2 फेज आ गया, ये भी दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर और ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर। फर्क क्या हुआ यहाँ पे आपको देखिए, कंटेंट डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही है, दोनों ही पेयर में है। क्रोमोसोम नंबर 1 भी पेयर में है, 2 भी पेयर में है, यहाँ पे भी 1 पेयर और 2 का पेयर। लेकिन दोनों क्रोमोसोम में क्या चेंज हुआ है, तो दोनों क्रोमोसोम में कंटेंट डबल हो गया है। कैसे डबल हुआ, तो जंप नहीं हुआ है। अब देखिए G1 फिर G2, मतलब बीच में एस फेज गया। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और रेप्लिकेशन हुआ उसी की वजह से यहाँ पे कंटेंट डबल हो गया है। G2 फेज के बाद क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मियोसिस, क्योंकि हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं ना, तो मियोसिस आएगा। अब मियोसिस में क्या होगा, अब देखिए मियोसिस पार्ट 1, उसका एनाफेज आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया है। मियोसिस पार्ट 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, मियोसिस पार्ट 1 के मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में ये होमोलोगस पेयर जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसलिए क्या हुआ, तो मियोसिस पार्ट 1 खत्म होने के बाद, मियोसिस पार्ट 1 खत्म हो जाने के बाद आपके पास ऐसे सेल होंगे कि जिसमें एक क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, एक क्रोमोसोम नंबर 2 होगा रेप्लिकेटेड। ऐसा मियोसिस पार्ट 1 खत्म होने के बाद होगा। अब देखिए उसको यहाँ पे भी पिक्चराइज किया गया है, उसी इमेज को इस तरह से। जो स्टेप मिस कर गए यहाँ पे मिस नहीं किए, यहाँ पे ऐसा समझ के दिया नहीं है कि नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस मियोसिस इन 11th स्टैंडर्ड, so it's basic that you understand about these things। तो यहाँ पे मेटाफेज पार्ट 1, अब देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पे एक जैसे क्रोमोसोम आमने सामने अरेंज हो गए हैं और ये स्पाइंडल फाइबर्स उसको खींचने वाले हैं। अब उसको स्पाइंडल फाइबर ने क्या किया, जब उसको पुल आउट किया तो दोनों सेल ऐसे बने। आप देखिए क्रोमोसोम नंबर ए, क्रोमोसोम नंबर बी का एक यहाँ पे आ गया, एक एक, और दूसरे में भी, दूसरे सेल में भी क्या हुआ, एक क्रोमोसोम नंबर ए और एक क्रोमोसोम नंबर बी, मतलब पैर में थे, पैर दोनों सेपरेट हो गए हैं। इतना हुआ मियोसिस 1 खत्म होने के बाद। अब जब मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा, तो मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 होगा, उसमें इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम। देखिए ये अरेंज हो गए हैं और स्पाइंडल फाइबर इसको खींचेंगे। ओके, और जब स्पाइंडल फाइबर इनको पुल आउट करेंगे तब क्या होगा, तो सेंट्रोमियर से ये क्रोमोसोम ब्रेक होंगे। आप देखिए ये सेंट्रोमियर से ब्रेक हो गए। यहाँ पे सेंट्रोमियर था, जहाँ पे कर्सर अभी है, बिल्कुल कर्सर सेंट्रोमियर की साइज का ही है, आप देख सकते हैं। ओके, सेंट्रोमियर जो है वहां से क्रोमोसोम ब्रेक होंगे, कब, मियोसिस 2 में। इसलिए देखिए आप अलग हो गए, दोनों क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए दोनों क्रोमोसोम के, और उसके बाद वो क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होंगे एनाफेज 2 में।
और बाद में जो आपके पास 4 सेल बनेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, 4 सेल यहाँ पे बन सकते हैं, 4 ही बनते हैं मियोसिस में, हमें पता है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर अलील्स हैं, तो अलील्स जो हैं वो भी उसके साथ साथ सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे उसका पिक्चराइजेशन आपको दिखाया है, कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम है ये ब्लू कलर का, और कैपिटल बी वाला ये छोटा सा क्रोमोसोम है, राइट। और ये जो ऑरेंज कलर के, जो पीच कलर के क्रोमोसोम आपको दिखाए हैं, वो बड़ा वाला जो क्रोमोसोम है दैट इज स्मॉल ए, और छोटा वाला दैट इज होमोलोगस पेयर ऑफ कैपिटल बी, ओके, स्मॉल बी, राइट। तो ये तो हो गया मियोसिस 1 होने के बाद। अब जब मियोसिस 2 होगा तब क्या होगा, तो सेंट्रोमियर से ब्रेक होना पड़ेगा इनको। तो अब देखिए सेंट्रोमियर से ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये आधा आधा पार्ट, यहां से आप उसको लाइन बना सकते हैं, एक क्रोमोसोम ए और दूसरा क्रोमोसोम बी। आपके पास आर्ग्यूमेंट हो सकता है सर क्रोमोसोम तो आधा हो गया, तो अब इसको हम क्रोमोसोम क्यों बोले, ये क्रोमेटिड है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये रेप्लिकेटेड था, ये रेप्लिकेटेड था, इसलिए हम उसको वहां पे क्रोमेटिड बोलते थे, लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तब उसको हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी एक सेल में आ गए, एक गैमेट में, दूसरे में भी क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी आ गए। क्रोमोसोम ए क्रोमोसोम बी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना है ऐसा क्रोमोसोम के जिसके ऊपर जीन ए है, और दूसरा ऐसा क्रोमोसोम जिसके ऊपर जीन बी है, और ऐसा ही स्मॉल ए स्मॉल बी के लिए भी। तो कुल मिला के आप देखिए यहाँ पे भी 4 गैमेट बन गए हैं। तो ये और कुछ नहीं, इस इमेज में, ये जो इमेज था उसमें कलर से आपको जो चीज समझाई गई है उसको यहाँ पे कलर एज वेल एज अल्फाबेट्स के साथ अलील्स भी दिखाए गए हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम पैटर्न बताया, यहाँ पे क्रोमोसोम के साथ अलील पैटर्न भी है। फाइन। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए दूसरा आया ये केस, थर्ड स्टेटमेंट था होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, करेक्ट, मतलब अलील सेग्रीगेट होते हैं। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला स्टेटमेंट है ये। दूसरा ये है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस वाला स्टेटमेंट। कैसे, देखिए लास्ट स्लाइड पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे येलो के साथ एवरी टाइम रेड जा रहा है और ऑरेंज के साथ ग्रीन जा रहा है। यहाँ पे एवरी टाइम एक कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा रहा है, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाता है। क्या हर बार ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं दोनों क्रोमोसोम। ऐसा अगर हो रहा है तो ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे हैं, ये पक्का है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो इसीलिए ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसलिए पॉसिबिलिटी जो अभी तक हमने एक पॉसिबिलिटी देखी थी, ये वाली पॉसिबिलिटी 1, वो ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। मतलब येलो के साथ ये दूसरा क्रोमोसोम ग्रीन वाला भी जा सकता है, और ये जो ऑरेंज वाले क्रोमोसोम है उसके साथ ये रेड वाला भी जा सकता है, दैट इज सेकंड पॉसिबिलिटी। ये वैसे हमने पढ़ा है आगे भी, और उसी चीज को यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। पहले कैपिटल ए के साथ सिर्फ कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अरेंजमेंट इक्वेटोरियल प्लेट पे जो ऐसा अरेंजमेंट था, ब्लू के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ऑरेंज, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ब्लू के साथ ऑरेंज और ऑरेंज के साथ ब्लू दूसरे क्रोमोसोम के लिए। तो फिर क्या होता, ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस कितने हुए, 4 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 1 कैपिटल ए कैपिटल बी, याद करो कैपिटल आर कैपिटल वाई। कॉम्बिनेशन 2 स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन 3 दैट इज कैपिटल ए स्मॉल बी, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई। और कॉम्बिनेशन 4 दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो चारों कॉम्बिनेशन ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बताती है अलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और क्रोमोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, मतलब हमें कॉम्बिनेशन सभी तरह के पॉसिबल मिल सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, फिजिकल बेसिस आप बोल सकते हैं। So genes are present on chromosome, hence they show similar behaviors. Similar behaviors. जो बिहेवियर क्रोमोसोम का है वही बिहेवियर जीन्स का भी होगा। फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज मेंडल ने जो काम किया उसके ऊपर जो फोकस था पूरा उसको हमने खत्म किया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ वन मोर साइंटिस्ट, उसका भी कंट्रीब्यूशन मेंडल से कम तो नहीं ही है, दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन। TH मॉर्गन का जो जेनेटिक्स है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तब तक अगर आपको अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है, you can call or WhatsApp me. Okay, so have a nice day.